नमस्कार दोस्तों, प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2026 जो 8 मार्च को हुआ था उसकी आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे पास काफी इनपुट आए हैं कि इस साल जो है पेपर 1 काफी मुश्किल था। दोनों सेक्शन जो है आपके पार्ट ए और पार्ट बी जो है कंपैरेटिवली पिछले सालों से थोड़ा डिफिकल्ट रहा है। तो हम एनालाइज करेंगे कहां कहां पे डिफिकल्टी लेवल था, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट थे, इजी थे, मीडियम कैटेगरी के थे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन साथ में आप लोगों को क्या मिलेगी, आंसर की मिलेगी, ताकि आप जो है जो फर्दर कोर्स होगा आपकी प्रिपरेशन का उसको पहले से है जो आप अंजाम दे सको। अगर आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आप अगर श्योर शॉट हैं कि मैं कट ऑफ क्लियर कर जाऊंगा विद दिस पर्टिकुलर की, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं और इंटरव्यू की। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को देखेंगे। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21, और उसके साथ लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 के अंदर इसमें से कौन सी जो है प्रोविजन वो इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर आप देखोगे राइट टू वोट जो है वो आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का जो है पार्ट नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइट टू प्राइवेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर नॉट करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट जो है नहीं मानता है? एक्सप्लिसिटली क्या कहीं पे लिखा है या नहीं लिखा है, उसके बारे में पूछ रहा है। दूसरी स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द पुट्टास्वामी जजमेंट ऑफ 2017, यहां पे ईयर इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। क्या रिकॉग्नाइज किया था, नहीं किया था, इस ईयर में किया था नहीं किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट है, इश्यू ऑफ प्राइवेसी कैन ओवरराइड द कंसर्न रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। क्या इश्यू जो है प्राइवेसी का ओवरराइड कर सकता है टू द कंसर्न रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी? क्या प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ओवर नेशनल सिक्योरिटी? तो ये पूछ रहा है। तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये आपसे पूछना चाहता है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो है सी, ओनली थर्ड स्टेटमेंट 3 ओनली जो है वो सही है। राइट, हमें यहां पे करना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, वी नीड टू फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी जो है नॉट करेक्ट है, यही आपको लगा के आनी थी। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द लिस्ट में से है, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। आपको एक जो है लिस्ट दी है जिसके अंदर लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के सामने है। गोलकनाथ केस है, मिनर्वा मिल केस है, इंदिरा स्वानी केस है और श्रेया सिंघल केस है। साथ में ही आपके साथ दूसरी लिस्ट है, यहां पे लिखा है एग्जामिनिंग वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 66A IT एक्ट ऑफ 2000 ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या ये जो है ये सिचुएशन इसके अंदर किसमें से ज्यादा रिलेट कर रही है? दूसरा है वैलिडिटी ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16 क्लोज 4। फिर है वेदर फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्विजिशंस। फोर्थ है वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब आपको करना क्या है, कौन से लैंडमार्क जजमेंट के अंदर कौन सी वर्डिक्ट आई थी ये आपको जो है मैच करनी है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। राइट, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर जब आप करोगे तो इसमें देखिए ए जो है 3 से जो है कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बी जो है बी विल कनेक्ट विद द 4, जैसे मिनर्वा मिल केस इट टॉक्स अबाउट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। साथ में ही जो है सी जो है इट विल कनेक्ट टू द 2। इंदिरा स्वानी केस क्या बोलता है? वैलिडिटी ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16 क्लोज 4। साथ में ही जो डी है श्रेया सिंघल, इट बेसिकली रिलेट टू द फर्स्ट द पॉइंट ऑफ द लिस्ट 2। तो श्रेया सिंघल केस क्या कहता है? एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 66A IT एक्ट ऑफ 2000 ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर? सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के अंदर यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया इज और आर करेक्ट। इसमें आपको करेक्ट जो है स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आपके सामने है, द इलेक्टोरल बाउंड्रीज आर ड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा, डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 8 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। यहां पे देखो कीवर्ड क्या है, 8 बार क्या डिलिमिटेशन कमीशन बना चुके हैं हम। उसके बाद इलेक्टोरल जो बाउंड्रीज होती हैं ये किस हिसाब से ड्रॉ की जाती है, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के की मदद लेके क्या इलेक्टोरल बाउंड्रीज को ड्रॉ किया जाता है।
दूसरा है नो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हैज एवर बीन कैरिड आउट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कभी भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं हुई। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है ओनली वन है, ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो है इलेक्टोरल बाउंड्रीज जो है आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अंडरवेंट अ मेजर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन द ईयर 2020 एंड 2022। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो है, अभी तक डिलिमिटेशन जो है 4 बार ये कमीशन अपनी रिकमेंडेशन दे चुकी है। कब कब? 1952 के अंदर, 1963 के अंदर, 73 के अंदर और 2002 के अंदर। तो इसलिए आपकी जो है थर्ड स्टेटमेंट ही ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। तो क्वेश्चन आपका किसके बारे में है? प्रीएम्बल के बारे में, और उसके ऊपर 3 स्टेटमेंट दी है और आपको पता लगाना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। क्या तीनों ठीक है? और ये जो आपके सामने है ये ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन है। पहली स्टेटमेंट है प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको अमेंड किया गया था। उसके बाद द टर्म रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल मींस दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल में जो वर्ड मेंशन रिपब्लिक का मतलब क्या, उसका मतलब हेड ऑफ स्टेट से है जिसको इलेक्ट किया जाएगा, और ये हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा, इट शुड बी द इलेक्टेड वन। उसका द एक्सप्रेशन sovereign democratic republic has been substituted by sovereign secular and socialist democratic republic in sequential order। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां पे ये था sovereign democratic and republic, क्या बाद में इसी सीक्वेंस में जब अमेंडमेंट हुई प्रीएम्बल के अंदर, क्या इस सीक्वेंस में वर्ड्स ऐड हुए थे? तो हमें पता लगाना है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ओनली 2, राइट। डी जो है आपका आंसर होगा ओनली 2। तो रिपब्लिक जो है इसका मतलब यही होता है हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड होगा, वो एक हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हैं, क्योंकि यहां पे देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट जो थी, प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। स्टेटमेंट 3 जो है ये हमारी जो है ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो सीक्वेंस अगर आप देखोगे, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट सब्स्टिट्यूटेड दिस सीक्वेंस सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद सोवरेन सोशलिस्ट एंड सेकुलर। यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर क्या था, क्वेश्चन के अंदर था सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक, लेकिन आंसर के अंदर क्या है? आंसर के अंदर है कि पहले जो है सोशलिस्ट आया फिर सेकुलर आया। और यूपीएससी इस क्वेश्चन को बहुत बार जो है पूछ चुकी है ऑलरेडी दूसरे एग्जाम्स के अंदर, राइट। सिविल सर्विस के अंदर ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सीक्वेंस के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। 2 लिस्ट आप लोगों के सामने है, आपको क्या करना है, एक तरफ आपके पास शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के, दूसरी तरफ आपके प्रोविजंस है, तो आपको इनको मैच करना है। तो पहला है 4 शेड्यूल, 6 शेड्यूल, 7 शेड्यूल एंड 10 शेड्यूल, राइट। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें आपकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? ए 2 से मैच करेगा, बी 3 से मैच करेगा, सी 4 से और डी 1 से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर? बी होगा। बी का मतलब है 4 शेड्यूल जो है वो आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट से जो है रिजेंबल करता है। दूसरा जो है बी 3, तो 6 शेड्यूल जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। साथ में ही सी जो है 7 शेड्यूल, इट विल बेसिकली रिजेंबल टू द 4th यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 10th शेड्यूल जो है ये आपका फर्स्ट वाली से मैच करेगा। इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन जो लो है वो 10th शेड्यूल के अंदर डाला गया था। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग का। अगेन आपके सामने एक लिस्ट यहां पे है, दूसरी लिस्ट यहां पे है। तो पहली लिस्ट के अंदर जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कौन सी मेजर अमेंडमेंट थी? पहला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी अमेंडमेंट एक्ट है? ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। इसके साथ है 42nd, फिर है आपकी 73, उसके बाद है फिर आपकी 86। ठीक है, तो इसको जब आप मैच करोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? करेक्ट आंसर आपका ए आएगा, क्योंकि ए जो है वो 3 से जो है मैच करेगा। आपकी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या हुआ था? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसके बाद देखिए, नॉट सुप्रीम कोर्ट बट इसके अंदर ये अमेंडमेंट की गई थी पार्लियामेंट के द्वारा कि अब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी पार्ट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बी जो है, यहां पे आंसर आपका क्या होगा? बी वुड बी द 4, राइट। तो बी आपका 4 से मैच करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट वो किससे मैच करेगा? 40
सेकंड अमेंडमेंट एक्ट वुड बी बेसिकली ऑन द इंसर्शन ऑफ द वर्ड सेक्युलर। देखिए रिपीट हुआ है अभी पिछले प्रियम्बल वाले क्वेश्चन में ही जो है 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट थी वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी, हालांकि कमीशन ने बोला कि वो 44 के अंडर जो है अमेंड हुआ है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका सी जो है 2 से मैच करेगा और सी आपका क्या है 73, तो पंचायती राज सिस्टम से है PRI। उसके बाद आपका डी जो है ये D 1 से मैच करेगा, तो आपका डी है 86। तो यहां पे राइट टू एजुकेशन जो है ये आपका किसके अंदर ऐड किया गया था, इट बेसिकली एडेड इनटू द आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, ये आपका इसके अंदर ऐड किया गया था। अगर बच्चे की आयु जो है 16 से 14 साल के बीच है तो उसको एक राइट टू एजुकेशन का एक फंडामेंटल राइट उसके पास है, ये अमेंडमेंट की गई थी। तो ये आर्टिकल 21A के अंदर जो है ऐड किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज दोबारा से मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। इसके अंदर देखिए एक जगह आपको लिस्ट दी गई है इंटरनेशनल रजीम की, और यहां पे आपके सामने कौन कौन से इंटरनेशनल रजीम दिया गया है, वासेनार अरेंजमेंट है, हेल्सिंकी कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, और आपको मैच करना है इसके साथ, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो ये है ए, राइट। तो वासेनार अरेंजमेंट जो है ये आपका 3 से जो है मैच करेगा। वासेनार अरेंजमेंट जो है ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी के ऊपर है, सो प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा जो है B4 को मैच करेगा, हेल्सिंकी कन्वेंशन, इट इज बेसिकली ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ बाल्टिक सी फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ पोल्यूशन। इसके साथ C1 है बेसल कन्वेंशन, यहां पे देखिए कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। उसके बाद आपका D2 से मैच करेगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है इट इज बेसिकली लिमिटिंग एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, तो इसके ऊपर है साहब ये, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी ऑन इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच वन द फॉलोइंग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, और फोरा। इंडिया इसमें से किसका मेंबर नहीं है? क्या इंडिया SCO का मेंबर नहीं है? SCO का तो मेंबर है, बिम्स्टेक का भी मेंबर है, APEC का क्या मेंबर है, या फिर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो यहां पे ये तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हैं, इसके अंदर है क्या APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का पार्ट है इंडिया या नहीं है? जी नहीं है, APEC का इंडिया पार्ट नहीं है, राइट। ऑल्दो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1989 के अंदर बनी थी, क्या काम था, टू लेवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रीजन, राइट। APEC के अभी 21 मेंबर हैं, इंडिया उसका पार्ट नहीं है, इंडिया अभी ऑब्जर्वर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री मूवमेंट रजीम FMR, जो अभी रिसेंटली एंड किया गया था इंडिया ने। तो फ्री मूवमेंट रजीम विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज स्क्रैप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2024, किसके साथ? हालांकि हमने म्यांमार के साथ जो है FMR को जो है क्या किया था, स्क्रैप किया था। अभी इसका आंसर देखते हैं, आंसर जो है आपका 1 ओनली है, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर है D, तो वी हैव बेसिकली स्क्रैप्ड FMR विद म्यांमार। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू द यूनेस्कोस इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इज और आर करेक्ट। तो यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट है आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग एंड प्लेइंग कोबेज इज इंस्क्राइब्ड ऑन द लिस्ट। तो ये आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग एंड प्लेइंग जो है कोबेज, ये इंस्क्राइब्ड है इस लिस्ट के अंदर, किस लिस्ट के अंदर? यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर। दूसरा, दीपावली इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड ऑन दिस लिस्ट, जो हमारी दिवाली जो हम सेलिब्रेट करते हैं ये भी इसके अंदर जो है इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट के अंदर जो है डाला गया है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है? हमें पता लगाना, हाँ बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये ठीक है, राइट, दैट इज देयर। उसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट योर मनी योर राइट मूवमेंट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2025 इज करेक्ट, राइट। 2025 के अंदर ये मूवमेंट जब शुरू हुई, योर मनी योर राइट मूवमेंट, जब ये अक्टूबर 2025 के अंदर जब लॉन्च की गई, इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, और इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, राइट। पहली स्टेटमेंट आपके सामने है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। चारों स्टेटमेंट पढ़ने का जो है अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूं। स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड अवेयरनेस। तो योर मनी योर राइट मूवमेंट जो है इसके ऊपर जो है चलाई गई थी ये कैंपेन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज इज नॉट करेक्ट। कीवर्ड यहां क्या है? नॉट करेक्ट है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज से जो है वो रिजेंबल नहीं करती है? आपके सामने दोबारा से 4 स्टेटमेंट है और मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे देता हूं। आंसर आपका रहेगा PM जनमन बिल्ड्स ऑन PM जुगा। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी उससे रिजेंबल नहीं करती, क्योंकि यहां पे देखिए PM जनमन एंड PM जुगा आर सेपरेट स्कीम्स विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट ग्रुप्स,
दे डू नॉट हैव अ हायरार्किकल रिलेशनशिप वेयर वन बिल्ड ऑन द अदर, दोनों ही अलग अलग स्कीम्स हैं, तो इनका आपस में कोई वो नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो इंटर रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्राइबल डेवलपमेंट, राइट। आगे चलते हैं। द अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ये अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट जो है किस सिटी में जो है, आपके सामने चार ऑप्शंस है, अडीज अबाबा, अबरदीन, अमान और एडिलेड। कौन सा इसके अंदर आंसर होगा? आंसर आपका ए, एडिस अबाबा, राइट। ये कैपिटल सिटी है किसकी? इथोपिया की, ठीक है, इट्स अ कैपिटल सिटी ऑफ इथोपिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वॉज और वर साइंड इन दिसंबर 2025 बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन के बीच में जो एमओयू है किसके ऊपर साइन हुआ था? क्या एमओयू जो है टेक्निकल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ नॉन न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर साइन हुआ था, या फिर हमने जो है एमओयू साइन किया था कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट? तो इनमें से किसके ऊपर एमओयू जो है इंडिया ने साइन किया था जॉर्डन के साथ? आंसर है टू ओनली। जो हमने टू ओनली का मतलब है वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में हमने जॉर्डन के साथ जो है एमओयू जो है साइन किया था। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया इज और आर करेक्ट? आरआरबी के बारे में क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट आपको दी गई है और आपसे पूछा है कि इसमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड हैव कंसोलिडेटेड ऑल आरआरबीज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो है नाबार्ड को कंसोलिडेट किया है, हैव कंसोलिडेटेड नाबार्ड कंसोलिडेटेड आरआरबीज? तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया और नाबार्ड बैंक जो है इन्होंने कंसोलिडेट किया था आरआरबी को एक प्रिंसिपल पे, वन स्टेट वन आरआरबी पे। उसके बाद एक कॉमन लोगो फॉर ऑल आरआरबीज हैज बीन अनवील्ड रिसेंटली। कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके अंदर ठीक है? स्टेटमेंट सिर्फ टू है। इसके अंदर अभी रिसेंटली क्या है, एक नया यूनिफाइड लोगो जो है वो दिया है, बिल्कुल दिया है, लेकिन कंसोलिडेशन जो था आरआरबी का इज अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉट कॉमर्स एंड दिस प्रोसेस इज कोऑर्डिनेटेड विद नाबार्ड एंड स्पॉन्सर बैंक, राइट। उसके साथ वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी हैज बीन परस्यूड थ्रू अमलगेशन ऑफ सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आरआरबीज फ्रॉम 196 टू ओनली 43। तो हमने 196 से 43 जो है आरआरबीज जो है कंसोलिडेट कर दिए थे। तो उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं था, फाइनेंस था। अगली स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैटेलाइट LV-M3 M6 आर करेक्ट? इज और आर करेक्ट? तो क्या हमने ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च की थी दिसंबर 2025 के अंदर? दूसरा, ये लाइटेस्ट एवर सैटेलाइट है, लॉन्च की गई है फ्रॉम द इंडियन सोइल। दूसरा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट है, ये लॉन्च किया गया था इनटू इट्स इंटेंडेड ऑर्बिट। अब आपको क्या करना है, इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस सैटेलाइट LV-M3। आंसर आपका रहेगा 1 and 3। 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ देखिए सेकंड गलत क्यों है, क्योंकि LV-M3 जो है ये लाइटेस्ट सैटेलाइट नहीं है। इनफैक्ट ये LV-M3 जो है ये इंडिया की हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल जो है यहाँ पे है, फॉर्मली कॉल्ड एज GSLV Mark 3, capable of carrying up to 10 tons to low Earth orbit के अंदर, and the lightest satellite launch from India was much smaller under 10 kg range। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, which one of the following statement about the विकसित भारत ग्राम एक्ट 2025 is not correct? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू विकसित भारत ग्राम एक्ट 2025 से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहली स्टेटमेंट जो है यही करेक्ट नहीं है, इट हैज रिप्लेस मनरेगा। मनरेगा को इसने रिप्लेस नहीं किया था, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, राइट। मनरेगा आज भी जो है इसी आइडिया पे काम करता है, ये बिल्कुल गलत है, राइट। आगे चलते हैं। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज हरि माऊ शक्ति कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन? किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है? इंडिया और मलेशिया के बीच में, राइट। इंडिया और मलेशिया के बीच में है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी। हरिमाऊ का मतलब है टाइगर, इसका मतलब टाइगर होता है, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इंडिया वॉन वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के अंदर क्या इंडिया जीता था? इंडियन ब्लाइंड वीमेंस क्रिकेट टीम वॉन द इनॉग्रल ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? हालांकि दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो वीमेन टीम ने जो है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जरूर जीता था और इंडिया की जो ब्लाइंड वीमेन क्रिकेट टीम हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द इनॉग्रल ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पे भी आपको दो लिस्ट दी गई है और मैच आपको यहां पे करनी है। एक लिस्ट के अंदर टाइप ऑफ लैंड इन
16 इंस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, दूसरी लिस्ट के अंदर उसका पर्पस बताया गया है। तो लिस्ट के अंदर पहली जो टर्म लिखी है शलाभोगा, दूसरा है पाली चंदनम, उसके बाद वेलांगिनी एंड तिरुना मतुकुनी, राइट। ये 4 टर्म आपके सामने दी है और आपको मैच करनी है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा इसके अंदर। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जिसमें ए जो है 3 से कनेक्ट हो रहा है और बी जो है ये सेकंड स्टेटमेंट से कनेक्ट हो रहा है और सी जो है ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट से, राइट। सी जो है आपका फोर्थ स्टेटमेंट से हो गया और जो डी है वो बचा हुआ ए स्टेटमेंट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबरेंस बेस्ड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल नॉलेज ऑफ द हरप्पन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दी है, 3 स्टेटमेंट दी है हरप्पन से रिलेटेड। पहली स्टेटमेंट है देयर इज एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड एट कालीबंगन एंड शोरतागई एंड आल्सो ऑफ टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग एट बनवली एंड जवाएवाला। देयर इज एन एम्पल एविडेंस ऑफ एडवांस हार्वेस्टिंग टूल्स। उसके बाद व्हीट वाज नॉट नोन टू हरप्पा। अब आपको क्या करना है? आपको राइट स्टेटमेंट ढूंढनी है। एक ही स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है तो ओनली 1 आपका आंसर हो गया। फर्स्ट जो है आपकी यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। एक ही स्टेटमेंट तीनों में से करेक्ट है और कौन सी करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट ही जो है इसके अंदर करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल इन सर्च ऑफ आयरन और डिपॉजिट चार्ल्स वेड एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड दोराबजी टाटा was traveling in present day Chhattisgarh in 1904 with a view to build a big iron and steel industries in India. In this course, they came in contact with the tribal people carrying basket load in iron ore who helped them in the discovery of source of iron. तो आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ट्राइब फ्रॉम द बिलो। कौन सी ट्राइब जो थी उन्होंने हेल्प की थी? तो यहाँ पे जो है आगरियाज जो है इन ट्राइब्स ने हेल्प की थी चार्ल्स वेल्ड एंड दोराबजी टाटा को डिस्कवर करने में आयरन और डिपॉजिट इन प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ के अंदर, राइट, 1904 के अंदर। अगली स्टेटमेंट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ बीटल लीव्स एंड एरेका नट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, फिर आपको तीनों में से देखना है कि कौन सी करेक्ट है। तो इनके बारे में बीटल लीव्स और एरेका नट्स के बारे में देखते हैं। देयर इज नो रेफरेंस टू बीटल लीफ इन चारक संहिता एंड सुश्रुता संहिता। तो ये जो टेक्स्ट है इनके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है बीटल लीफ की। दूसरा देखते हैं कालिदास का रघुवंशा, ये जो टेक्स्ट था इनका एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ बीटल लीफ चूइंग विद साउथ इंडिया। उसके बाद है पट्टू पट्टू मेंशन फील्ड ऑफ एरेका प्लांट्स। तो इनमें से आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। इसके अंदर सेकंड एंड थर्ड जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये चारक संहिता और सुश्रुता संहिता इनके अंदर जो है कोई मेंशन नहीं है बीटल लीव्स का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद लिखा है गुरु अर्जन देव कंपाइल्ड गुरु वाणी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आदि ग्रंथ साहिब के अंदर जो है उन्होंने इसको क्या किया था, उसको वहां पे बेसिकली he had basically compiled the text in आदि ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसके अंदर लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विजयनगरा एम्पायर। और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी है, आपको देखना है कि 3 में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू विजयनगरा एम्पायर। यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूं जल्दी से। फर्स्ट एंड 3 वुड बी द करेक्ट, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी गलत हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है रूलर ऑफ विजयनगरा called themselves Rayas, बिल्कुल सही है। विजयनगरा was noted for its market dealing in spices, textiles and precious stones, right? थर्ड गलत क्यों है? हॉर्स जो है इंपोर्ट किए गए थे फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, राइट। विजयनगरा एम्पायर ने इंपोर्ट किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हॉर्स वर प्राइमरली इंपोर्टेड फ्रॉम अरेबिया, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। आगे चलते हैं। Who among the following produced the first film in India in the year 1913 के अंदर पहली फिल्म जो है किसने प्रोड्यूस की थी? तो यहाँ पे जो है दुंदी राज गोविंद फाल्के, राइट। तो गोविंद फाल्के इन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पे जो फिल्म प्रोड्यूस की थी, फिल्म का नाम था राजा हरीशचंद्रा विच वाज रिलीज्ड ऑन May 3, 1913 एट कोरोनेशन सिनेमा मुंबई के अंदर, राइट। ये पहली जो है साइलेंट फिल्म थी ऑन द किंग हरीशचंद्रा, राइट। उसके बाद देखते हैं After the death of her husband, Rani Durgavati, the brave queen of Dhara Katanga, started ruling on behalf of her 5-year-old son. उसका नाम क्या था उनके बच्चे का, उसके बारे में बात हो रही है। तो उनके लड़के का नाम था बीर नारायण, राइट। आगे चलते हैं। Who among the following ruler from Kashmir is credited with having taken major step to prevent the flood water of
पद्मा लेक फ्रॉम डैमेजिंग क्रॉप्स। कौन से राजा ने जो है, कश्मीर का कौन रूलर था उस टाइम पे, जिन्होंने वहां पे बहुत बेहतरीन स्टेप्स लिए ताकि जो है फ्लड वाटर से जो होने वाला नुकसान है, राइट, उनको हम कम कर सके। तो यहां पे आपके सामने जो आंसर होगा वो है अवंती वर्मन, राइट, अवंती वर्मन। आगे क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर दोबारा से आपका मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ गए हैं। एक में आपको बुक्स की लिस्ट दी गई है, दूसरी तरफ आपका ऑथर पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, दोनों को आपस में जो है इंटर रिलेट करना है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि यहां पे ए जो है इसके अंदर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू इंदु लखा, जो कि आपकी किसने लिखा था, चंदू मैनन। सेकंड देखिए, बी इज रिलेटेड टू द सेकंड, मिर्जा मोहम्मद हादी रुजवा, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, उमराव दान आदा। उसके बाद सी देखिए, सरस्वती चंद्रा, इट इज बेसिकली रिलेटेड अगेन टू द गोवर्धन त्रिपाठी। उसके बाद चाह मना आथा गुंता, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट से जो है रिलेट कर रहे हैं। इट इज बेसिकली रिटन बाय फकीर मोहन सेनापति। आगे चलते हैं, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे इस बार आपके, राइट। तो ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस है। मैच द फॉलोइंग के दोबारा से क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 के अंदर टाइप ऑफ जियोसिंक्लाइंस दिए गए हैं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं इसका आंसर क्या है। आंसर इज ए, आंसर ए है, जिसमें मोनो जियोसिंक्लाइंस जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से जो है रिजेंबल करता है। उसके बाद मार्जिनल जियोसिंक्लाइंस जो है आपका फोर्थ से है, सिचुएटेड वेयर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स मीट ओशन मार्जिन्स। उसके साथ आप देखिए ईओ सिंक्लाइंस जो है ये आपका सेकंड स्टेटमेंट से मैच कर रहा है, और उसके बाद डी जो है ये आपका सी से मैच कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कैन वन फाइंड द टुसॉकी ग्रास। टुसॉकी ग्रास कौन से वाले फॉरेस्ट में मिलती है, तो आपकी ये जो ग्रास है मोन्टेन फॉरेस्ट के अंदर मिलती है। आगे हम चलते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइंस कल्चरल वेस्टलैंड। कौन सा जो है इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट है जो कि कल्चरल वेस्टलैंड को डिफाइन करती है। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। यहां पे ध्यान से देखो, 1 से 5 साल तक जो है लैंड अनकल्टिवेटेड छोड़ दी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी बेसिकली कॉल इट अ कल्चरेबल वेस्टलैंड। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिशरीज ऑफ इंडिया। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दी गई है। क्या फिशरीज एक सनराइज सेक्टर है, क्या लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड का, या फिर इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड द सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आंसर है आपका 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट आपकी जो है गलत है, इंडिया लार्जेस्ट श्रिम्प जो है एक्सपोर्टर नहीं है अभी तक। उसके बाद देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लक्षद्वीप। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं, इट इज सी 1, 3 and 4। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लक्षद्वीप कंसिस्टेड ऑफ 36 आइलैंड इन ऑल ऑफ विच 6 आर इनहैबिटेटेड। ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि इसके अंदर यहां पे देखिए अभी भी जो है लक्षद्वीप के अंदर 36 आइलैंड है, अभी यहां पे 10 आइलैंड जो है इनहिबिटेड है, राइट, नॉट 6, 10 है, राइट। तो देखो फैक्चुअल ब्लफ खेल रहा है आपके सामने। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट। इंडिया किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है, जाहिर सी बात है बांग्लादेश होगा, तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है। आगे हम चलते हैं, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ आपको माउंटेन पीक दी गई है और दूसरी तरफ आपसे लोकेशन पूछा है, कौन सी माउंटेन पीक कहां पे है। तो आपका आंसर इसके अंदर क्या हो गया, ए, राइट। ये ऑलरेडी जो है बिल्कुल करेक्ट है। सैडल पीक जो है नॉर्थ अंडमान के अंदर है, माउंट दिवालो जो है मिडिल अंडमान, माउंट कोयोब जो है साउथ अंडमान, एंड माउंट थ्रिलर जो है ग्रेट निकोबार के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग के दोबारा से क्वेश्चन है। कोपन क्लाइमेटिक टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और रीजन पूछा गया है। तो इसमें देखिए मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, राइट, मैच द फॉलोइंग करना है। ट्रॉपिकल सवाना, सेमी एरिड स्टेपी, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ए जो है आपका 3 से कनेक्ट हो जाएगा, बी जो है आपका 2 से कनेक्ट हो जाएगा, सी जो है आपका 4 से कनेक्ट हो जाएगा, डी आपका 1 से कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, राइट। तो आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, आंसर है 1 and 3। 1 and 3 देखे तो ओडिशा प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल आयरन कोर, करेक्ट है। झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या है, झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि झारखंड यहां पे देखोगे झारखंड इज नॉट द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर, द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर आर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर एक एरिया है मलकानगंज, राइट। ये यहां पे भी जो है
इसकी स्पेलिंग कुछ और थी, शायद यहाँ पे यूज किया गया, लेकिन फिर भी जो है मध्य प्रदेश इज द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉपर। आगे चलते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कॉफी किस स्टेट में सबसे ज्यादा जो है प्रोड्यूस की जाती है? कर्नाटका के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस जो है करेक्ट है? तो क्या पीएलएफएस जो है एनएसओ ने लॉन्च किया था 2017 के अंदर, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को दिखाना? तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट एनएमएसएच, राइट, एनएमएसएच। तो दो आपके सामने स्टेटमेंट है। क्या इसका एम जो है रिड्यूस करना था एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट जीडीपी बाय 33 to 35% 2035 तक 2005 के लेवल से, और या इसका एम था प्रोड्यूसिंग लो कार्बन अर्बन ग्रोथ टुवर्ड्स रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन? तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है, क्योंकि ये वाला एम जो था हमारा, ये एम इस पर्टिकुलर जो है प्रोग्राम के अंदर नहीं है, इस मिशन के अंदर नहीं है, राइट। उसके बाद देखते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग, ओके, which among the following is or are the mission under the national action plan on climate change? NAPCC जो है इसके अंदर 8 मिशन थे, ठीक है। तो इसमें से पूछा है, इसमें से कौन सा मिशन जो है वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है? सोलर मिशन, वाटर मिशन। तो इसमें से आपके तीनों ही जो है वो स्टेटमेंट जो है सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर आती है, सोलर, वाटर और दिस स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम धन धन्य कृषि योजना? तो इसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो तीनों स्टेटमेंट में से देखते हैं कि सेकंड और थर्ड ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है, इट टारगेट्स ऑल हाई परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स। हालांकि किसको टारगेट करता है वो देख लेते हैं। तो this particular scheme does not target all high performing districts, instead it focus on low performing or aspirational agricultural districts, right? उसके बाद देखते हैं, which of the following statement about mission लाइफ से जुड़ी हुई जो है 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहला है, इट एनविजन्स टू प्रमोट कंज्यूमरिज्म। क्या ये कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देता है? और इट प्लान्स टू क्रिएट एंड नर्चर अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स नेमली प्रो प्लैनेट पीपल, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सेकंड है। सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें आपकी ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, आंसर है बी, और पहली स्टेटमेंट जो है गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए शॉपकीपर लिस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एट 20% मोर देन दैट इट्स कॉस्ट प्राइस, ही देन ऑफर्स अ फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दैट आइटम, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट? उसका नेट प्रॉफिट क्या होगा? 8% का। आगे चलते हैं, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। आपको मार्क्स दिए गए हैं 10 स्टूडेंट्स के। इफ द एवरेज ऑफ द मार्क्स इज 60 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 70। आगे चलते हैं, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस गिवन बिलो? इस सीक्वेंस में कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा? 72। आगे चलते हैं, इफ 1st मार्च ऑफ ईयर हैपेंस टू बी अ मंडे व्हाट डे इज इट? 17th जून ऑफ द सेम ईयर। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? थर्सडे। अगला देखते हैं, द 10 आइडेंटिकल सिल्वर कॉइन्स आर मेल्टेड टू मेक अ न्यू कॉइन हैविंग हाफ द थिकनेस एंड 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द ओरिजिनल कॉइन्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यू कॉइन्स मेड? ये क्लासिकल क्वेश्चंस हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। 180 वुड बी द आंसर। आगे चलते हैं, a person of height 6 feet is standing at a distance of 12 feet from the foot of a lamp post of height 30 feet. What is the length of his shadow formed on the ground? आंसर क्या आएगा? 3 feet. नेक्स्ट देखते हैं, among 3 athletes X, Y and Z, it is known that X run faster than Y and Y runs slower than Z. Based on the given information, who is the fastest among the 3? आंसर है cannot be concluded, D जो है आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्सन बाइज अ फ्यू पेन्स एंड अ फ्यू पेंसिल फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹85, और उसकी पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपीज, पेन की कॉस्ट है 10 रुपए। इफ द नंबर ऑफ पेंसिल बॉट इज मोर देन द नंबर ऑफ पेन्स बॉट बट लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पेन बॉट? आंसर आएगा 5। आगे देखते हैं, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल? आंसर आएगा 25। आगे चलते हैं, इफ 31st December ऑफ ए नॉन लीप ईयर इज संडे देन विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट या और विच वन द फॉलोइंग डेज इज दैट ईयर ऑकर्स 53 टाइम्स? आपका आंसर आएगा इसके अंदर संडे। आगे चलते हैं, कंसीडर द डेटा गिवन बाय द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, इफ द मीन्स ऑफ द डेटा इज 2.5 देन व्हाट इज x? आपको यहाँ पे मीन दे दिया है और पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू होगी साहब 8।
आगे देखते हैं, 2 brothers were born 3 years apart. After 10 years, the ratio of their ages will be 6:5. What will be the age of the younger brother after 15 years? आंसर आएगा 20 years. आगे देखते हैं, if the difference of the two numbers is 5 and their product is 10, then what is the value of the sum of the square of those numbers? आंसर आएगा 45. आगे देखते हैं, 2 persons A and B are standing some distance apart along a straight line. A can run twice as fast as B. If A run towards B and B stays at its place, then they meet after 3 minutes. After how much time will they meet if both run towards each other? आंसर आएगा 2 minutes. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज? इसमें से नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2. आंसर आएगा 14 and 50. सो चलिए साइंस सेक्शन जो आपका CSF AC LDC एग्जाम के अंदर आया था वो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, ए फास्ट मूविंग कैरम स्ट्राइकर डिस्प्लेज ओनली द बॉटम कैरम कॉइन फ्रॉम द कैरम कॉइन पाइल, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इफेक्ट? इसमें से कौन सा जो फिनोमिना है इसको सही तरीके से जो है इफेक्ट दे रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर कैरम बोर्ड है, उसमें पाइल है, जो गिट्टी उसके अंदर जो होती है उस पे क्या है, सबसे नीचे वाली को जो है स्ट्राइकर स्ट्राइक करता है और वही गिट्टी निकल जाती है, बाकी सभी जो है ऐसे कैसे जो है वहां पे दोबारा से उस पोजीशन पे आ जाती हैं. तो ये आपका कौन सा फिनोमिना हुआ? इट्स अ फिनोमिना ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसमें इनर्शिया लगेगा. आगे चलते हैं, विद रिगार्ड टू साउंड वेव्स विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? साउंड वेव के बारे में पूछा है, आपके पास 4 ऑप्शन है. वैसे साउंड वेव जो है फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज फॉलोड बाय लाइट वेव्स, तो ये आपका आंसर होगा. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज, 2 guns A and B which do not have recoil suppression mechanism are tested by firing identical bullets. Mass of both the gun is the same. If gun A recoils at a faster speed than gun B, then which one among the following is correct? 2 गन है, दोनों का वेट सेम है और दोनों के अंदर जो बुलेट थी सेम जो है आइडेंटिकल बुलेट है. अब दोनों बुलेट जो है उस पर्टिकुलर गन से निकलती हैं, दोनों अलग अलग गन से निकलती हैं, लेकिन गन ए के अंदर जो है रिकॉइल बहुत ज्यादा है. तो अब ये पूछ रहे हैं जो गन ए के अंदर जो रिकॉइल ज्यादा है उसका क्या रीजन है? तो गन ए जो है इसके अंदर जो बुलेट निकली होगी वो डेफिनेटली फास्टर स्पीड से निकली होगी, तभी तो रिकॉइल ज्यादा हो गया. तो ये इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट लगता है? इसके अंदर जो कंसेप्ट लगता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसीलिए ये सब कुछ ऐसा हो रहा है. अगला क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू द नाइट विजन कैमरास विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? नाइट विजन कैमरास क्यों काम करते हैं रात को? क्योंकि वो जो है डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सी? इंफ्रारेड लाइट को, इसलिए जो है रात को भी दिख पाता है उन गॉगल्स को लगाने के बाद. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑन अ बो? आर्चरी आप लोगों ने गेम देखा होगा. आर्चरी के अंदर क्या होता है? आर्चरी के अंदर आप जो है जो स्ट्रिंग है उसको खींचते हो और फिर उसको आप रिलीज करते हो. जब आप उसको खींचते हो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब रिलीज करते हो तो काइनेटिक होती है. तो इसके अंदर दोनों ही है. द एनर्जी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो एनर्जी किस चीज में स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर. जब आप उसको छोड़ देते हो ऑटोमेटिकली वो तो फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो स्टोरेज जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following statement is the most appropriate with regard to the inheritance of trait in a normal human individual? बात हो रही है inheritance of traits, जो आपको आप inherit करते हो traits from your parents, तो उसको क्या बोलते हैं? अब इसके सामने आप देखिए, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है. यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए. each trait is influenced both by the parents and the maternal DNA. yes, definitely ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आप जो भी इनहेरिट करने वाले हो आपके पेरेंट्स के दोनों के जो जीन्स हैं वो आपके इनहेरिटेंस को इंपैक्ट करेंगे. राइट, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इज करेक्टली मैच्ड? आप लोगों को जो है पेयर्स दिए गए थे, उन पेयर्स में से आपको देखना कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है. तो सबसे पहले आपके पास जो पेयर है वो है चार्ल्स डार्विन, क्या इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था? दूसरा है ग्रेगर मेंडल, क्या इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया था? क्या अर्नेस्ट मेयर जो है इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था? और इसके बाद RWH विटाकर जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दिस अर्नेस्ट मेयर, जिन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था. राइट, विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, यहां पे आपको 6 दी है, तो इसलिए आपको यहां पे फंसा दिया. चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, ना कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ग्रेगोर मेंडल ने फादर ऑफ जीनोटिक्स जिनको माना जाता है, इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था. तो देखिए आपस में जो है कॉन्सेप्ट स्वैप कर दिया, इस हिसाब से यूपीएससी आपको फंसाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन? कौन सा होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल नहीं है? यहां पे देखिए नोट जरूर लिखा है.
राइट। अब इसके अंदर देखिए फोर लिम्स ऑफ हॉर्स एंड हैंड्स ऑफ ह्यूमन, ये जो है होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है, राइट। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? ऑर्गन्स दैट हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उनका। अब इस केस में देखिए होमोलस ऑर्गन कौन से नहीं है? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज, तो इसलिए है ये आपका क्या होगा? एग्जांपल होगा। ये आपका एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल होना चाहिए। आगे देखते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ, एक होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटेनिकल गार्डन्स, मतलब आप जो है ये आर्टिफिशियल जूलॉजिकल एंड बोटेनिकल पार्क्स बनाते हो जहां पे आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हो, उनके नेचुरल हैबिटाट में नहीं करते। इन सिटू कंजर्वेशन जो होती है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क होती है, उसी एरिया को आप कंजर्व करते हो। एक्स सिटू जो है आउटसाइड उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से उनको प्रोटेक्ट करते हो। अगला है व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स व्हिच कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स। यहां पे आपका आंसर होगा गार्ड सेल। गार्ड सेल होता है प्लांट के अंदर जो कि क्या प्रोटेक्ट करता है? स्टोमेटा पोर्स को, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दी है, एक आइकॉनिक रेडियस से लेके, नॉट आइकॉनिक, आयोनिक रेडियस से लेके, एटॉमिक रेडियस से लेके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से लेके, तो आपको ये किसमें है? इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर दी गई है। तो आपको पता लगाना है कौन सी स्टेटमेंट इन तीनों में से करेक्ट है। हालांकि आपकी जो स्टेटमेंट सिर्फ 2 इसके अंदर करेक्ट है। एटॉमिक रेडियस जो है सिलिकॉन के सबसे कम है, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका यहाँ पे सोडियम आता है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और 3 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है आपकी वो सिर्फ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पुलिंग। अगला क्वेश्चन है आपका Which one of the following statement about the noble gas is not correct? यहाँ पे बेंजीन नहीं है, यहाँ पे नोबल गैस है, राइट। इसको आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा। नोबल गैस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कमीशन ने। 4 ऑप्शन आपको दिए थे कि इट ऑल ऑफ देम हैव स्टेबल ऑक्टेट, दे आर मोनोएटॉमिक एंड दे आर कलरलेस एंड xenon इज फाउंड टू बी रिएक्टिव। 4 ऑप्शन आपको दिए थे, आपको जो है गलत ऑप्शन इसके अंदर ढूंढना था। आपका जो गलत ऑप्शन होगा इसके अंदर ए होगा, ये गलत है। ए का मतलब क्या है? ऑल ऑफ देम हैव स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जो कि गलत है, ठीक है। तो इतना आपको जो है करेक्ट करना है। इस चीज को मैं ड्रॉप कर दूंगा फाइनल पीडीएफ के अंदर। आगे चलते हैं। अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस H2 गैस एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, लिथियम फ्लोट्स एंड रिएक्ट स्लोली whereas cesium react more vigorously. This is because of which one of the following properties? ये प्रॉपर्टी कौन सी है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस प्रॉपर्टी से सारे काम हो रहे हैं। आगे चलते हैं। which one of the following statement regarding glass is not correct? क्या ग्लास के बारे में जब 4 स्टेटमेंट दी हैं इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा, बार बार यूपीएससी फंसा रहा है। तो माइनर अमाउंट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत है। आगे है विच डेटा स्ट्रक्चर इज टिपिकली यूज्ड टू इंप्लीमेंट अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल, राइट, ये होगा स्टैक। आगे चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में जो क्वेश्चन है आपके, पहला है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 may the forces provide technical consultancy services to industrial establishment? सेक्शन 14A क्या कहता है? इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस जो है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगला है सेक्शन 2 ऑफ द CSF एक्ट 1968 डिफाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। 3 टर्म आपको दी गई है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहा है सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 के अंदर कौन कौन सी टर्म को डिफाइन किया गया है? आपका आंसर है 1 and 2, तो बी आपका ऑप्शन हो गया। यहाँ पे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पावर टू अरेस्ट बाय एनी मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर द सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 इज और आर करेक्ट? क्वेश्चन आपके सामने है। इफ एनी पर्सन इज फाउंड ट्रेसपासिंग ऑन द प्रेमिसेस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रेफर टू द क्लोज बी एंड सी ऑफ द सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। उसके बाद एनी पर्सन हु कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस व्हिच इज लाइकली टू इन्वॉल्व डेंजर टू द लाइफ ऑफ एनी पर्सन एंगेज्ड इन कैरिंग और एनी वर्क रिलेटिंग टू एनी अंडरटेकिंग। आपका यहाँ पे आंसर होगा बोथ 1 and 2, दोनों ही आपकी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैनेजिंग डायरेक्टर in relation to an industrial undertaking means the person who exercise control over the affair of that undertaking. Such a person may be called by which of the following names under CSF Act 1968?
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, मैनेजिंग एजेंट है, जनरल मैनेजर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या फिर मैनेजर है। इसमें आप जो है 1 2 3 4 चारों को ही जो है आप करेक्ट करोगे। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये वो पर्सन होता है हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ दैट अंडरटेकिंग। और इस आदमी को हम क्या कह सकते हैं, मे बी कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, इन चारों नाम से हम पुकार सकते हैं इसको, राइट। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डू और डज नॉट अप्लाई टू द मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर सीएसएफ एक्ट 1968। यहाँ पे कौन से एक्ट जो है अप्लाई नहीं होंगे, आपका आंसर होगा 1 3 4 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, उसके साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट डज नॉट अप्लाई अंडर सीएसएफ एक्ट ऑफ 1960 और अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ द फोर्स अंडर सीएसएफ एक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 एन एक्ट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एन ऑफेंस इफ द चाइल्ड इज अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल से छोटा बच्चा जो है अगर कोई गुनाह करता है तो द एक्ट ऑफ अ चाइल्ड इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ द चाइल्ड, ये बच्चे का जो है ऑफेंस नहीं होगा, राइट। इट इज रिटन इन इट भारतीय न्याय संहिता के अंदर। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 इज और आर करेक्ट। बीएनएस से क्वेश्चन आया बरबर के। तो संहिता प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन टेररिस्ट एक्ट एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द संहिता फॉर द ऑफेंस ऑफ पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज 5 years imprisonment। आपको जो है स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, इसमें दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एन ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023। पहला है थ्रेटनिंग अ वोटर विद इंजरी ऑफ एनी काइंड, a promise of public action without intent to interface with an electoral right। सेकंड स्टेटमेंट इसका आंसर नहीं है, ओनली फर्स्ट ओनली स्टेटमेंट इसका जो है आंसर है, इसको हम ऑफेंस मानेंगे बीएनएस 2023 के अंदर। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ बीएनएस 2023। पहला है एनीवन हु इंटेंड टू टेक डिसऑनेस्टली any movable property out of the possession of any person without that person consent is said to have committed the offense of that theft। Any person who convicted of committing the offense of snatching shall be punished with imprisonment of a term of 4 years। तो आप इसके अंदर क्या है, आपकी स्टेटमेंट 1 ओनली करेक्ट है। इसके अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें 4 years नहीं है, 3 years जो है आपको पनिशमेंट मिल सकती है। आगे है ए एंटर द हाउस ऑफ जेड एन ऑफिसर इन द आर्मी through a window without the knowledge or permission of a Z under the BNS 2023 which of the following offense is committed by A? burglary इसको हम कहेंगे चोरी, right? that is the house breaking। next चलते हैं, under the भारतीय नहीं, हाउस ब्रेकिंग जो था वो आईपीसी के अंडर था, इसके अंडर नहीं है, ठीक है, इतना समझे ना, इसको हम बर्गलरी कहेंगे। आगे है अंडर द बीएनएस 2023 एक्स इज सेड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। एक्स ने कुछ क्राइम किया है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। इफ ही थ्रेटन्स वाई बाय एनी मींस विद एनी इंजरी टू हिज राइट अ पर्सन रेपुटेशन प्रॉपर्टी विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। तीनों ही ठीक है, राइट। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर तीनों ही आते हैं। आगे है विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड क्वालिफाई एज अ पब्लिक सर्वेंट अंडर बीएनएस। पहला एन आर्बिट्रेटर टू whom a matter has been referred for decision by a court। कोई आर्बिट्रेटर जिसको हम बिचौलिया बोलते हैं। एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द आर्मी नेवी और एयरफोर्स, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट। इसमें किसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। 1 2 3 दोनों ही तीनों ही जो है पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसको हम जो है सेकेंडरी एविडेंस नहीं मानेंगे। वेयर अ डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टोरेज स्पेसिस इन अ कंप्यूटर रिसोर्सेज ईच ऑफ सच ऑटोमेटेड स्टोरेज, इसको हम सेकेंडरी एविडेंस नहीं मानेंगे। आगे आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2E ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आगे देखिए 2 स्टेटमेंट है, डिजिटल रिकॉर्ड्स आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट इज डिजिटल एविडेंस। दोनों ही जो है आपके स्टेटमेंट्स जो है आपकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर जो है करेक्ट है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज अ पर्सन arrest without warrant under BNS 2023 consider the following: person who commits a cognizable offense in the presence of a police officer, person against whom credible information has been received of having committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years, a person who is reasonably suspected of being a deserter भगोड़ा है फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ ए यूनियन। तो ये जो है अरेस्ट विदाउट वारंट, क्या इन तीनों के अंदर हम कर सकते हैं उसका? नहीं, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर नहीं कर सकते। पर्सन अगेंस्ट हुम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड ऑफ हैविंग कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल 2 तरह के होते हैं, पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे बी लेस देन 7 years, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा,
7 ईयर से ज्यादा की अगर सजा होगी शायद उसको उस टाइम पे पकड़ सकते हैं, मे बी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड ऑफ द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट, he shall bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification. He shall typically not use handcuffs on the person arrested under any circumstances. तो आपका आंसर इसके अंदर क्या हो गया? C 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट जो है इसके अंदर नहीं है। आगे देखते हैं which of the following statement about dispersal of assembly under BNSS 2023 is correct? Any rank officer can command dispersal of unlawful assembly। ये तो बिल्कुल ही गलत है। Any rank officer can command, मतलब उस वहां पे अगर सच में ऐसी कोई सिचुएशन है, इफ लॉ परमिट्स तो कर सकते हो, अपनी विम्स एंड फैंसीज पे नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली गलत है। डिस्पर्सल बाय आर्म्ड फोर्सेस कैन बी ऑर्डर्ड व्हेन पब्लिक स्क्रूटनी इज मैनिफेस्टली एंडेंजर्ड। तो आपका आंसर क्या हो गया इसके अंदर? सेकंड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्च प्रोविजन अंडर BNS 2023 इज और आर करेक्ट? ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर इज मैंडेटरी। सर्च एंड सीजर की ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है क्या? अ सर्च वारंट इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ पोस्टल पार्सल आर्टिकल। ठीक है, इसमें वारंट चाहिएगा अगर आपको कोई पार्सल आर्टिकल जो है खोलना है, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है सर्च एंड सीजर की मैंडेटरी है। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 इज UNGA रेजोल्यूशन के अंडर जो है ये जो है पास किया गया था, राइट। आगे देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट स्टेट्स दैट एवरीवन हैज ड्यूटी टू द कम्युनिटी। आर्टिकल 29 बोलता है। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इंडियन वीमेन डेलीगेटेड or Indian women delegate to the UN Commission of Human Rights during the drafting of the UDHR? Hansa Mehta. Which of the following rights are including in the Universal Declaration of Human Rights UDHR? पहला है right against torture, right to seek asylum, protection against arbitrary detention। आपको क्या करना है इसमें से देखना है कि कौन से राइट जो है इंक्लूड है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तीनों है, राइट अगेंस्ट टॉर्चर, राइट टू सीक असाइलम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। आगे चलते हैं। ह्यूमन राइट्स आर्म्ड फोर्सेस प्रोसीजर नॉट रिक्वायर्ड, प्रोसीड विद कंप्लेंट। तो ह्यूमन राइट्स आर्म्ड फोर्सेस प्रोसीजर नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट डज इट नॉट रिक्वायर्ड? प्रोसीड विद कंप्लेंट। कंप्लेंट की जरूरत नहीं है इसको, राइट। उसके बाद है अनड्यू एडवांटेज एंड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? एनी ग्रेटिफिकेशन, जो भी रिश्वत ली है, वट एवर अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? अनड्यू एडवांटेज। वेदर पेक्यूनरी और नॉट, वो पेक्यूनरी है या नहीं है, उससे कोई फायदा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, राइट। पेक्यूनरी का मतलब होता है मॉनिटरी, राइट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिमिनल मिसकंडक्ट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट? कौन सा क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं होगा? अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज, ये जो है क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। आगे है पर्सन इन हुज नेम द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन इज इशूड इज कॉल्ड एज सब्सक्राइबर। आगे है ICRT इज नॉट नेशनल एजेंसी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सुपरविजन ओवर सर्टिफाइंग अथॉरिटी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एज पर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAP एक्ट के अंडर? कौन सी जो है कवर्ड नहीं है? ये है आपकी सोशल सिक्योरिटी। आगे चलते हैं। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 इज नॉट अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें आप लिखोगे एनिमी एलियन, पर्सन अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एंड नॉन सिटीजन फ्रेंडली और एलियन। कौन सा जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल के अंदर अवेलेबल नहीं है? एक तो एनिमी एलियन को नहीं है, और दूसरा नॉन सिटीजन फ्रेंडली एलियन, इसको भी नहीं है, राइट। पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये आपकी जो इन दोनों को नहीं है, राइट। पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, इसको भी जो है प्रोटेक्शन नहीं है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, और एनिमी एलियन को भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ C, राइट। आगे चलते हैं। अ लेबर कोड अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल फ्रॉम विच डेट? आंसर है 30 डे आफ्टर पब्लिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। विच इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस? 30 दिनों का जो है आपको जो है टाइम लिमिट जो है मिलता है फॉर फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस। अभी जो है इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। नाउ आई हैव सीन देयर इज अ कंट्रोवर्सी दैट समबडी सजेस्टिंग कि 45 डेज भी है, बट जनरली अभी तक जो है 30 दिन है, लेकिन 30 और 45 दिनों में से जो है अभी इसके अंदर जो अभी भी कुछ डिस्प्यूट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज इज और आर इंक्लूडिंग अंडर CCS और CCA रूल? सेंसर, कंपल्सरी रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन और रिटन वार्निंग। आंसर है आपका A, राइट, 1 ओनली। तो B आपका करेक्ट है, 1 ओनली आपका जो है इसके अंदर आंसर आएगा, ओनली सेंसर। आगे है मेजर पेनल्टी प्रोसीजर अंडर विच रूल ऑफ CCS और CCA?
रूल 14 के अंडर दिस सस्पेंशन, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सस्पेंशन, फिर लिखा है माइनर पेनल्टी, फिर सेकंड में मेजर पेनल्टी, फिर जो है थर्ड में नीदर, फोर्थ में डजंट एंड सर्विस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सस्पेंशन का मतलब क्या है, 3 और 4 से है, मेजर पेनल्टी और यहाँ पे नहीं, सस्पेंशन का मतलब है 3 नीदर, 4 का मतलब है डजंट एंड सर्विस। सो सस्पेंशन इज नॉट क्लासिफाइड एज अ पेनल्टी, राइट, इसको पेनल्टी भी नहीं बोला गया है, और सस्पेंशन डज नॉट एंड द सर्विस आल्सो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, राइट। 3 और 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कॉन्स्टिट्यूट डाइज नन। आपका आंसर होगा सी 1, 2 एंड 3। इसके अंदर एब्सेंट विदाउट इंफॉर्मेशन, ऑन लीव विदाउट परमिशन, रिफ्यूजल टू परफॉर्म असाइन ड्यूटी, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइज नन, राइट। आगे है डाइज नन का मतलब क्या होता है, मीन्स अ डे विच इज नॉट काउंटेड फॉर सर्विस। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएफ माइलस्टोन इज ए मिसमैच, वीआईपी सिक्योरिटी 2006 जो है मिसमैच है। सीएसएफ डॉग ट्रेनिंग स्कूल लोकेशन कहां है, गाजियाबाद के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएफ मार्टियर वाज अवार्डेड द कृति चक्र, डीएनपी सिंह को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर सीएसएफ सिक्योरिटी कवर, एचएमटी श्रीनगर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएफ पर्सनल सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, महेंद्र कुमार पासवान। आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज इंडस्ट्रियल साइट्स आर एडवर्टीजमेंट और वर्शिप मटेरियल नॉट अलाउड टू कैरिड इनसाइड, डीएई कलपक्कम। कहां पे है ये डीएई कलपक्कम, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ क्रिटिकल न्यूक्लियर सिक्योरिटी कंसर्न, यहां पे रहती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर, और दैट इज देयर, राइट। उसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी पोर्ट सिक्योरिटी इज नॉट करेक्ट, डी आपका आंसर होगा नेशनल पोर्ट रेगुलेशन अथॉरिटी इज फुल्ली फंक्शनल, ये आपकी जो है स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ होएक्स बॉम्ब थ्रेट कॉल, दिल्ली में बहुत आती रहती हैं, तो इसमें से आपको देखना है कौन से जो है एक्ट्स एप्लीकेबल है होएक्स बॉम्ब कॉल के अंदर। तो आई थिंक वो यहाँ पे दिए ही नहीं गए ड्यू टू मिस प्रेजेंटेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पहला आई टेल यू, आंसर आप लोगों को पता चल चुका है, आंसर क्या है, तो आंसर आपका वैसे डी है, तो मैं बता देता हूं। पहली स्टेटमेंट है सस्पेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट, तो ये वाला लगेगा इसके अंदर। दूसरा जो है इंफॉर्मेशन, दूसरा आपका क्या लगेगा, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ये आपका लगेगा। और चौथा जो है सीएसएफ रूल्स 2001, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, वो इसके अंदर नहीं लगेगा, आईटी एक्ट नहीं लगेगा इसके अंदर, ये लगेगा आपका, और इंडियन टेलीग्राफ लगेगा, और सीएसएफ रूल लगेगा, और सस्पेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन ये लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड्स फॉर XBIS एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम इज मिसमैच्ड, ग्लास और साल्ट, ये जो है ऑरेंज दिखाएगा, ये मिसमैच है, ये कुछ और दिखाना चाहिए इसको, राइट, क्योंकि ये जो है ग्रीन दिखाएगा आपको। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, फायर ब्लैंकेट, नॉट अ फिक्स्ड फायर। फर्स्ट हाईजैकिंग occurred in 1931 in which country, पेरू के अंदर। Which of the following is not a structural mitigation measures in disaster management public awareness campaign। आगे देखते हैं, इन कार्डियोपल्मोनरी रेसुकेशन CPR जिसको हम बोलते हैं फॉर एडल्ट्स, व्हाट इज द रिकमेंडेड कंप्रेशन टू ब्रेथ रेशो, क्या है, 30 कंप्रेशन टू 3 ब्रेथ। के बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस is considered a critical medical emergency required immediate first aid intervention, कार्डिक अरेस्ट जो है इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं, which of the following is not a correct component of standard CCTV, आंसर है ट्रांसपोर्टर। फिर है, which of the following is not a function of Bureau of Civil Aviation Security supervise administrative wings of CSF, ये जो फंक्शन नहीं है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। आगे देखते हैं, which of the following statement about the ताजमहल सिक्योरिटी कवर is correct, रिजल्ट ऑफ SC जजमेंट MC मेहता, ये जो रिजल्ट है, ये ताजमहल सिक्योरिटी का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ऑफ SC जजमेंट MC मेहता में आया था। इसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ISPS कोड इज करेक्ट, इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। फिर है, विच सिक्योरिटी लेवल अंडर द ISPS कोड इंडिकेट्स अ हाइटेंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, सिक्योरिटी लेवल 2। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी कवर इज आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। फिर है, सेफ्टी फ्यूज कैटेगरी जो है उसके अंडर क्या आता है, एक्सप्लोजिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेट ग्रिड इज नॉट करेक्ट, सो नेट ग्रिड के अंदर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑप्शन है सी, इट हैज कमांड ओवर स्टेट पुलिस फोर्सेज ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज करेक्ट,
सो आपका आंसर है बी, 1 and 2 वुड बी द राइट आंसर. सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर NIA एक्ट 2008 फॉलोइंग द मुंबई टेरर अटैक. बिल्कुल सही है. इट फंक्शन एज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया. राइट. अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. रो का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग का. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO इज नॉट करेक्ट. बोथ 1 and 2 वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इट इज अ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इट वाज सेटअप इन 2004. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज करेक्ट. सो इट गार्ड्स द इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर. सही है. इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी. सही है. इट वाज रेज्ड ऑन December 1, 1965. ये भी सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DAE नॉट करेक्ट. सो DAE सिक्योरिटी रिपोर्ट्स टू IGCISF. ये करेक्ट नहीं है. आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड इज आर करेक्ट. फर्स्ट है, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1978 अंडर द कोस्ट गार्ड एक्ट. यही स्टेटमेंट जो है आपकी सही है. सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जिसमें लिखा है इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CSMS कोस्टल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम इज और आर करेक्ट. तो आपकी जो स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, क्योंकि कोस्टल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम के अंदर सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम भी है. इट वाज डेवलप्ड बाय ISRO फॉर कोस्टल मॉनिटरिंग. इट इंटीग्रेट्स इनपुट्स फ्रॉम वेरियस सेंसर्स एंड एजेंसीज. तो सभी ठीक है. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेस एविडेंस इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज करेक्ट. तो आपकी बी जो है, बी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. इट इंक्लूड्स माइक्रोस्कोपिक मटेरियल ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DNA प्रोफाइलिंग और एनालिसिस इज करेक्ट. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. इट रिलाइज ऑन शॉर्ट टैंडम रिपीट STRs बोलते हैं जिसको, विच वेरी greatly between individuals. Mitochondrial DNA analysis is used when nuclear DNA is degraded or in limited quality. Y chromosome analysis tracks paternal this lineage only. उसके बाद है, which of the following technique is not a part of cognitive interview method used in criminal investigation. आंसर होगा C, using leading questions. अगला है, which of the following describes criminal profiling accurately. आंसर है B, creating a psychological profile of an unknown offender. उसके बाद है, which of the following technique is most effective for immediate stress reduction in security personnel during high pressure situation. आंसर है आपका A, deep breathing exercises. उसके बाद है, which of the following is not considered a desirable leadership trait for a security force commander. तो inflexibility and micromanagement जो है ये desirable leadership trait नहीं है किसी भी कमांडर की. उसके बाद है, which of the following is an example of non verbal communication, जिसको हम बोलते हैं facial expression जो है. उसके बाद है, which of the following which of the following is an example of non verbal communication. तो non verbal communication का example facial expression ही होगा. राइट. उसके बाद है, which of the following principle is not a part of code of conduct for central armed police forces. तो absolute obedience to illegal orders ये जो है पार्ट नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट का. अगला है, which of the following best defines integrity in the context of professional ethics for a security officer. आंसर है consistency of action, values, methods and principle. अगला है, which principle of time management involves prioritizing task based on urgency and importance. आंसर है Eisenhower matrix. लास्ट क्वेश्चन है, which of the following component is not typically included in the standard physical efficiency test PET for CSF personnel. Swimming 50 meters ये आपका जो है PET जो है इंक्लूड नहीं किया गया है अभी तक. राइट. सो दिस इज द फाइनल की, आप इसको जो है रेफर कर सकते हो. सो दिस इज ऑल. थैंक यू.